13 अप्रैल 1919 को 1000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे पंजाब के अमृतसर में ताकि वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर सके। शांति से बैठे लोगों पर अचानक से गोलियां चलने लगी चारों ओर से और उस फायरिंग में सैकड़ों लोग मारे गए। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए और वहां पर कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए दीवार पर चढ़कर उस पार भागने की कोशिश की, लेकिन वहां पर भी वो उनके गोली का निशाना बने। इस पूरे फायरिंग में बच्चे बूढ़े जवान जितने लोग भी उस गोली के सामने आए सबको मार दिया गया। पल भर में वो जगह जहां पर इतनी सारी चहल पहल थी, लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, एक दूसरे से अपने विचारों को साझा कर रहे थे, पलक झपकते ही वो पूरा मैदान लाशों का ढेर बन गया। दूसरे ही दिन एक 12 साल का बच्चा उस मैदान में आता है और वो जो वहां पे देखता है वो मंजर देखकर उसकी रूह कांप उठती है। खून से लथपथ उस मिट्टी को अपने हाथ में उठाकर वो बच्चा कसम खाता है कि आज के बाद मैं अपनी पूरी की पूरी जिंदगी इस देश की आजादी की लड़ाई में लगा दूंगा, अपनी भारत माँ को आजाद करने के लिए, ताकि इस तरीके का मंजर दोबारा कोई और बच्चा ना देखे। और उस बच्चे का नाम था भगत सिंह। सितंबर 1907 को पैदा हुए भगत सिंह पर जलियांवाला बाग मसाकर का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और वो उनकी लाइफ का पूरी तरीके से एक टर्निंग पॉइंट था। जिस उम्र में हम लोग खेलते कूदते हैं, मजे करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, पार्टी करते हैं, घूमते फिरते हैं, उसी उम्र में वो बच्चा घर से निकल गया था ताकि वो अपने देश को आजाद करा सके। 23 मार्च 1931 को जब उन्हें फांसी दिया गया था तो उनके हाथ में एक छोटा सा फोटो था। फोटो में जो इंसान था उसका नाम था करतार सिंह सराभा, जिनको भगत सिंह चाचू कह के बुलाते थे, जिन्हें 19 साल की उम्र में ब्रिटिशर्स ने फांसी दे दी थी लाहौर की जेल में। और फिर उस आजादी के सपने को सच करने के लिए उन्होंने गांधी जी को ज्वाइन कर लिया। काफी समय तक अहिंसा का पुजारी रहने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि हमें अहिंसा से आजादी नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं हमें अपनी आजादी के लिए लड़ना पड़ेगा, हथियार उठाना पड़ेगा ताकि हम अपने देश को आजाद कर सके। विनाश हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है जालिम विदेशी लुटेरों से हिंदुस्तान की आजादी। ये संघर्ष खून मांगता है और हम तैयार हैं। गांधी जी के रास्ते को छोड़ के उन्होंने जो है अपना एक नया रास्ता चुना, वायलेंस का, और इस राह में वो पंजाब से निकलकर चले गए कानपुर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन करने के लिए, जो कि चलाते थे चंद्रशेखर आजाद। इंटरेस्टिंग बात तो ये है क्योंकि भगत सिंह बहुत ही ज्यादा सोशलिज्म और इक्वालिटी में इतना ज्यादा बिलीफ रखते थे, क्योंकि वो मार्क्सिस्ट फिलोसफी से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड थे, तो उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया। फिर लाला जी का मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने जेम्स स्कॉट को मारने का प्लान बनाया और गलती से साउंडर्स मारा गया। कई सारे साथी उनके पुलिस एनकाउंटर में उस वक्त मारे गए और भगत सिंह के साथ कुछ साथी जो थे वो बच निकले। और फिर बाद में भगत सिंह और उनके 2 साथी मिलकर दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फोड़ दिया। उनका ऐसा मानना था कि अगर बहरों को अपनी आवाज सुनानी है तो आवाज ऊंची होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने बॉम्ब फोड़ा और इनकलाब के नारे लगाते हुए वो वहां पे अरेस्ट हो गए। और 23 मार्च 1931 को राजगुरु और सुखदेव के साथ भगत सिंह को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। राजगुरु दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। सुखदेव दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया ओए। भगत सिंह दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। मगर जरा सोच के देखो कि क्या वो भगत सिंह का अंत था? और शायद इसका जवाब होगा हम सबको मिला के नहीं, वो तो बस एक शुरुआत उस आजादी की लड़ाई की जिसको उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। भगत सिंह सिर्फ एक रेवोल्यूशनरी या फ्रीडम फाइटर ही नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत ही अच्छे राइटर भी थे जिन्होंने पॉलिटिक्स, सोसाइटी और रिलीजन पर एक्सटेंसिवली लिखा था। एक सबसे फेमस राइटिंग है उनकी व्हाई आई एम एथिस्ट, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का क्यों पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया। भगत सिंह इतने सख्त होने के बावजूद भी थोड़े रोमांटिक भी थे। लाइफ और फिलोसफी के ऊपर उनकी बहुत ही अच्छी पकड़ थी। ट्रेन में जब वो कानपुर से वापस पंजाब लौट रहे थे उस वक्त एक्सपीरियंस किया, वो कुछ यूं लिखा उन्होंने अपनी डायरी में कि जब हम बिछड़ने वाले होते हैं एक दूसरे से तो दिल बहुत ही गहरे रिश्ते बनाना चाहता है। गालिब का एक शेर लिखते हुए उन्होंने अपनी डायरी का अंत किया, ऐ दिले नादान तुझे हुआ क्या है, इस मर्ज की दवा क्या है। इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, इतना ज्यादा नॉलेज और एक शार्प इंटेलेक्ट भगत सिंह को बाकियों से पूरी तरीके से अलग बनाता था। उनकी एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, जो सोसाइटी के हर एक फील्ड के बारे में वो बहुत ही क्रिटिकली सोचा करते थे। उनके अलग अलग रूप, अलग अलग रंग थे। वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, लोगों के हक की लड़ाई के लिए अगर
उन्हें लड़ना पड़े, उस आज़ादी के लिए लड़ना पड़े, तो वो उसके लिए तत्पर हमेशा रहते। उन्होंने अपने लाइफ के बचे हुए दिन जेल में बिताए और हड़ताल किया जेल की कैदियों के लिए, ताकि उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके, उन्हें अच्छा खाना मिल सके। उन्होंने अपने लाइफ के जो मेजर वर्क्स थे वो जेल में ही किए थे। उन्होंने जेल में ढेर सारी किताबें पढ़ी और जितनी भी चीज़ें उन्होंने लिखी है उनमें से मेजॉरिटी उन्होंने जेल में ही बैठ के लिखी। जब भी कोई उनसे मिलने आता था तो वो उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते थे सिवाय एक किताब के। जब भी कोई उन्हें मिलने आता था जेल में तो वो उन्हें 1 या 2 किताब दे के जाता था। भगत सिंह कितना तेजी से रीड कर रहे थे उस वक्त किताबों को और इस लाइफ को इतना हद तक समझ पा रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि अब आज़ादी दिलाने का वक्त आ गया है। और मैं मैदान छोड़कर नहीं आ सकता। इसका अंजाम जानते हो भगत? फांसी। मर के क्या हासिल करोगे? जानते हो मेरी दिली ख्वाहिश क्या है? मैं चाहता हूं कि मैं हंसते हुए फांसी पर चढ़ जाऊं, ताकि मेरी मौत देश के नौजवानों के लिए एक मिसाल बन सके और वो सभी बिना डरे जंगे आजादी में कूद पड़े। अगर ऐसा हुआ ना दोस्त, तो उस आजाद भारत का सपना जो हमने देखा है जरूर पूरा होगा। भगत सिंह!